हेलो, कैसे हैं भाई। चलिए, तो फिर कुछ समय से थोड़ा वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसके कारण से वीडियो नहीं मिल पा रहा था आप लोगों को। फिर से उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब एक बात ये कहना है, जो पिछले हम वीडियो में जो है सो आप लोगों को कुछ लाइव क्लास के बारे में बोले थे और सीबीएसई का नया सिलेबस जो चेंज किया गया है तो उसके बारे में भी आप लोग बतलाए थे कि सिलेबस चेंज हुआ है और क्या क्या उसमें परिवर्तन किया गया है। तो ये हम फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं, उसमें भी बतलाए थे कि फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि देखिए उसमें परिवर्तन जो किया गया है, जो सिलेबस को काटा गया है वो 30% है नहीं। बोला गया है कि 30% है लेकिन 30% नहीं है। वो मुश्किल से अगर हम अपनी बात करें तो फिजिक्स में जो है सो मैक्सिमम अधिकतम जो है सो 15 क्लास का सिलेबस जो है सो कम किया गया है। वो सीबीएसई बोर्ड किया है, बिहार बोर्ड अभी कुछ नहीं किया है या कोई भी स्टेट बोर्ड का भी इस तरह से कोई भी जो है सो गाइडलाइन नहीं आया है, कोई ऐसा रूल नहीं आया है कि हाँ सिलेबस कट किया गया। उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि सीबीएसई का सिलेबस को कम किया है तो बाकी स्टेट बोर्ड का भी यही संभावना हो सकता है। आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। दूसरी बात कि सीबीएसई जो भी कट किया है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो उसके कारण कुछ हम लोगों का कोर्स छोटा हो जाएगा, मतलब कुछ कम टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 15 क्लास का है तो, और 11th में तो बहुत ही मामूली है, उसमें 11th का तो कुछ हम लोग मान ही नहीं सकते हैं कि कुछ ढंग का कुछ चीज़ कोई कट किया है, और जो कट किया भी है तो उसको मजबूरन हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अभी जो है सो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक को हटा दिया गया है, ऐसा नहीं कि हम लोग भी उस टॉपिक को हटा दें, ऐसा नहीं है। दूसरी बात क्या चीज़ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटी मेडिकल या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ से कुछ नहीं हटाया गया है। वो जैसे है पहले जैसे था उसी तरह से, ये सिर्फ एग्जाम के लिए ऐसा किया गया है जो हाँ भाई एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस साल के लिए, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन में जो है उस टॉपिक से क्वेश्चन रह सकता है। तो हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें जो टॉपिक को काटा गया है उस टॉपिक को ऐसा नहीं है कि हम लोग काटेंगे, उस टॉपिक को हम लोग उसको निश्चित रूप से पढ़ेंगे, मतलब वो टॉपिक जो है उसकी पढ़ाई होगी, हम लोग उसको नहीं काटेंगे। ठीक है, ना 11th के लिए और ना ही 12th के लिए। ठीक है, और एक सूचना 11th वाले के लिए दे रहे हैं, आप लोग के जो भी कांटेक्ट में जो भी हो, तो आप लोग जो भी 11th के जो भी स्टूडेंट होंगे, आप लोगों के कांटेक्ट में जो भी 11th के स्टूडेंट होंगे, तो 11th वालों के लिए उन लोगों को भी थोड़ा सा बोलिएगा सब्सक्राइब कर लेने के लिए इस चैनल को, ताकि अब हम जल्दी ही 11th का हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना के बतला देंगे कि कब से क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन जल्दी ही क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जो है सो जितने भी 11th के स्टूडेंट आपके कॉन्टैक्ट में हैं उन सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हाँ भाई अब क्लास 11th का शुरू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग हाँ लाइव क्लास की हम बात किए थे कि लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी जो है सो फिर से दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है कुछ जगह पर, कुछ खास मार्केट में, जहाँ से हमको कुछ लाइव क्लास के लिए कुछ एसेसरीज हमको ख़रीदना था, लेकिन बंद हो जाने के वजह से जो है सो शायद कुछ समय तक 16 तारीख तक जो है सो मार्केट बंद रहने की वजह से हम उस चीज़ को परचेज नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल लाइव क्लास भी फिलहाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब फिर से मार्केट खुल जाती है और तब जाकर के लाइव क्लास हम शुरू कर पाएंगे। साथ में कुछ लोगों का ऐसा भी कमेंट आया कि सर क्या लाइव क्लास कंटिन्यू हो जाने के बाद, लाइव क्लास हो जाने के बाद क्या यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालिएगा? तो हम इस बात को स्पष्ट कर दे रहे हैं कि यूट्यूब पर हमेशा वीडियो आते रहेगा, यूट्यूब पर हमेशा क्लास चलते रहेगी। यूट्यूब पर कभी भी क्लास जो है सो बंद नहीं होगा। वो लाइव क्लास हो, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए, कुछ भी स्टार्ट हो जाए, यूट्यूब पर क्लास जो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, ये हर परिस्थिति में आपको साथ देगा। तो यूट्यूब पर क्लास चलते रहेगा, उसके लिए पूरे रूप से निश्चिंत रहिए। हाँ कभी कभी डिले हो सकता है कि जो 2-3 दिन गैप हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। वैसे भी सैटरडे संडे हम वीडियो नहीं डालेंगे, मंडे टू फ्राइडे ही हम वीडियो डाल पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस बीच में भी डिस्टर्ब हो जाए, जैसा कि अभी हुआ है, लेकिन फिर भी यूट्यूब पर हमेशा क्लास चलते रहेगी। वो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए, लेकिन यूट्यूब पर क्लास चलते रहेगी। ये पूरे रूप से आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सब 2-3 बात बतलाना था। जो सिलेबस के बारे में, जो सिलेबस कट किया है वो किसी काम का नहीं है, आप लोगों को पूरा सिलेबस पूरा करना है। हमेशा यूट्यूब पर लाइव क्लास चलते रहेगा। ठीक है, और ये 11th वाले को बोल दीजिएगा
कि उन लोग का क्लास जो है सब बस जल्दी ही कंटिन्यू होने वाला है। उन लोगों को बोल दीजिएगा सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ताकि जैसे ही क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन होगा, तो सारे लोगों को वीडियो मिल जाएगा और अपना पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। स्पष्ट है। और भी कुछ अलग से वीडियो बना करके और भी कुछ बात हम आप लोगों से करेंगे। फिलहाल जो पिछले कुछ समय से टॉपिक नहीं हो पा रहा था, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं आज। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता के बारे में। किसका प्रतिरोधकता? किसका प्रतिरोधकता? चालक का प्रतिरोधकता, चालक के प्रतिरोधकता के बारे में पढ़े थे। अब जो है सो प्रतिरोधकता, जो कि हम लोग यहाँ देखे थे, तो हम लोग देखे थे क्या चीज़ कि R इक्वल टू रो L बाई ए, जहाँ रो क्या चीज़ है? चालक का प्रतिरोधकता, L लंबाई, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और R हो गया उसका प्रतिरोध, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ठीक है। अब ये रो जो है ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इंडिपेंडेंट है, जो कि हम पिछले क्लास से बतलाए भी थे कि प्रतिरोधकता जो होता है एक प्रॉपर्टी है कोई भी चालक का, कोई भी कंडक्टर का, जो कि उसके लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। क्या चीज़? प्रतिरोधकता। लेकिन प्रतिरोध जो है, तो ध्यान से समझना है, आप लोग जल्दी से कॉपी पे निकाल लीजिए और ध्यान से इसको समझिए। लेकिन प्रतिरोध जो है ये प्रतिरोधकता, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये तीनों के तीनों पर निर्भर करता है। क्या चीज? प्रतिरोध। यानी कि रेसिस्टेंस जो हुआ, रेसिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तीनों के तीनों पर डिपेंड करता है। ये तीनों में कोई भी चीज चेंज होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? चेंज होगा। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस क्या है, जो कि आगे हम डिफाइन भी इसको करेंगे रेसिस्टर को, तो आगे हम समझाएंगे। लेकिन अभी बस समझ लेते हैं फिर से, जो ओम्स लॉ में तो बतला ही थे, फिर से बतला रहे हैं कि रेसिस्टेंस क्या हुआ? कोई भी कंडक्टर का एक गुण हुआ, चालक का एक गुण हुआ, जिसके कारण क्या होता है? वह अपने अंदर से प्रवाहित हो रही धारा का वो विरोध करता है। ठीक है। वो जो है सो अपने अंदर से जो ही धारा प्रवाहित होती है उसको विरोध करता है। रेसिस्टेंस का अर्थ हुआ कि कहीं आप जा रहे हैं और कोई स्मूथ सड़क है और कोई टूटा हुआ सड़क है, तो जितना ज़्यादा टूटा हुआ रहेगा, उभर खाबर सड़क रहेगा, उतना ज़्यादा क्या करेगा? आपकी गति का विरोध करेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या करता है? इसके चालक के अंदर से जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो यानी कि चार्ज जो फ्लो होता है, उसी का रेसिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है, जो कि किस किस पर निर्भर करेगा? लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेसिस्टिविटी पर, तीनों के तीनों पर डिपेंड ये करता है। जिसमें रेसिस्टिविटी जो हुआ ये दोनों पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन रेसिस्टिविटी जो है सो एक अलग फैक्टर है, उस पर वो निर्भर करता है। वो कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर। ठीक है। वो जो है सो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो रेसिस्टिविटी भी जो है सो इंक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, और जब रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, प्रतिरोधकता इंक्रीज करेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा, तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण, तापमान बढ़ जाने के कारण प्रतिरोधकता और प्रतिरोध ये दोनों का मान क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। किसके बढ़ने के कारण? तापमान बढ़ने के कारण। अगर जाहिर सी बात है इसी का उल्टा कर दिया जाए, अगर तापमान कम हो जाएगा तो प्रतिरोधकता ही कम हो जाएगी और प्रतिरोध का ही मान घट जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या चीज़? कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ये दोनों के बारे में। वैसे हालांकि कुछ बुक में है सो दोनों को अलग अलग करके दिया हुआ है, लेकिन हम दोनों को इकट्ठे एक ही जगह पढ़ लेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यानी कि किसी चालक के प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो हम लोग पहले हेडिंग दे देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग दीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी चालक के प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, आगे पीछे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी चालक के प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव।
पर ताप का प्रभाव। चलिए, तो अब क्या होता है, अभी तुरंत बतलाए हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो बस उसी बात को लिख रहे हैं। क्या चीज कि चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लिखेगा, किसी चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन उसके ताप में परिवर्तन का समानुपाती होता है। तो अगर यहां ध्यान देते हैं, आर नोड क्या है, इनिशियल रेसिस्टेंस, आर क्या है, इनिशियल रेसिस्टेंस, यहां लिख देते हैं। चलिए, आर क्या है, फाइनल रेसिस्टेंस। टी नॉट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, हालांकि बुक में लिखा हुआ है 0 डिग्री सी, नहीं, टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर। और टी क्या चीज, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। चलिए, तो आप लोग लिखिएगा, आर नॉट बराबर प्रारंभिक प्रतिरोध, आर बराबर अंतिम प्रतिरोध, टी नॉट प्रारंभिक तापमान और टी अंतिम तापमान। ठीक है, अब ये क्या चीज है, क्या चीज बोल रहा है कि जो चेंज इन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना चेंज हुआ है, तो आर माइनस आर नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका, किसका समानुपाती है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टी माइनस टी नॉट, जिसको हम लोग डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो आर माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर माइनस आर नॉट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डेल्टा टी, लिख देते हैं यहाँ पर, डेल्टा टी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब इस पर तो निर्भर किया, अब एक और बात पर निर्भर करेगा, किस पर, जितना ज़्यादा इनिशियल रेसिस्टेंस रहेगा, यानी कि प्रारंभिक प्रतिरोध जितना ज़्यादा रहेगा, प्रतिरोध में वृद्धि उतना ज़्यादा होगी, यानी कि ये जो आर माइनस आर नॉट है इसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, किस पर, प्रारंभिक प्रतिरोध पर। यानी कि ये मेन रूप से दो बात पर निर्भर कर रहा है, एक किस पर, तापमान पर, ये तो स्पष्ट हो ही चुका है, एक और किस पर, प्रारंभिक प्रतिरोध पर, हालांकि ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर माइनस आर नॉट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इनिशियल रेसिस्टेंस पर। तो इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, इसको भी फर्स्ट कीजिएगा सेकंड कीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो अब जो है सो दोनों इक्वेशन को जो हम लोग कंबाइन करेंगे, यहाँ जल्दी देखिएगा, तो लिख देते हैं क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, आर नॉट डेल्टा टी का। ठीक है, अब ये जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो यहाँ ध्यान देते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, ये कांस्टेंट यहाँ पर यूज हो रहा है अल्फा, ध्यान रखना ये अल्फा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर नॉट डेल्टा टी, तो आर इक्वल टू, आर नॉट उधर जाएगा तो प्लस पे चला जाएगा, तो आर नॉट अल्फा, सॉरी ये उधर चला जाएगा, तो आर नॉट माइनस है उधर जाएगा प्लस में, प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, तो आर इक्वल टू, आर नॉट कॉमन ले लेते हैं, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हुआ हमारा एक फॉर्मूला। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा क्या है,
तो इसको बोला आता है हिंदी में प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो यहाँ तक पहले नोट कीजिए, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। लिखिए, जहां अल्फा बराबर प्रतिरोध ताप गुणांक, जहां अल्फा बराबर प्रतिरोध ताप गुणांक, हाँ, तो जहां अल्फा बराबर प्रतिरोध ताप गुणांक लिख लीजिए हिंदी में। अब ये जो होता है, अगर कंडक्टर की बात किया जाए तो देखिए, कंडक्टर में, चालक में, शुरू में बतलाएं क्या चीज कि चालक का तापमान को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू होता है पॉजिटिव, मतलब अल्फा का वैल्यू जो होता है सो पॉजिटिव, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। लेकिन अल्फा का वैल्यू होता है निगेटिव, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव का अर्थ हुआ कि जो जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर में, ये पॉजिटिव है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर का अर्धचालक का प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। यानी कि चालक के लिए, चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और चालक का तापमान घटाया जाए तो प्रतिरोध का मान घटेगा। अर्धचालक का जब तापमान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अर्धचालक में क्या होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2-3 बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है कि अर्धचालक का, किसी अर्धचालक का जब तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जब अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। वहीं अगर अर्धचालक के तापमान को घटाया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। टेम्परेचर घटेगा सेमीकंडक्टर में तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, इसलिए माइनस इसका वैल्यू होता है सेमीकंडक्टर के लिए। अर्धचालक के लिए आप लोग हिंदी वाला लिख सकते हैं कि अल्फा पॉजिटिव होता है किसके लिए, चालक के लिए, और अल्फा का वैल्यू निगेटिव होता है किसके लिए, अर्धचालक के लिए, ठीक है। तो इसी को बुलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। और ये क्या हुआ कि चालक के लिए अगर चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान घटता है। दूसरा यहां से भी क्वेश्चन है कि अर्धचालक का प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो क्या होता है, निगेटिव। ध्यान रखना है इस बात को। चलिए अब यहां ध्यान देते हैं। देखिए, अब कोई एक कंडक्टर है, ये तो हमको फॉर्मूला मिल गया। अब कोई मान लेते हैं एक कंडक्टर है, एक चालक है एक चालक है जिसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ये फिक्स है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल रेसिस्टेंस कितना है, R0 है, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T0 है। क्लियर है। तो अब जो है, जब इसके टेम्परेचर को क्या किया गया, बढ़ाया गया, इसके टेम्परेचर को बढ़ाया गया, T0 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, T, और रेसिस्टेंस को ही बढ़ाया गया तो R0 से बढ़ के कितना हो गया, R0 से बढ़ के कितना हो गया, R। क्या टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टेंस तो बढ़ा, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा, नहीं बढ़ेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान क्या हो रहा है, इसमें नहीं बदल रहा है। क्या चीज बदल रहा है, प्रतिरोध बदल रहा है। अब इस टॉपिक के शुरू में हम आप लोग को बोले थे कि वास्तव में टेम्परेचर का रेसिस्टेंस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर को रिलेशन है रेसिस्टिविटी से, प्रतिरोधकता से। तो अब जो है, तो ये चीज़ तो स्पष्ट हो चुका है कि ये दोनों जो है सो नहीं बदल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि अगर कोई चालक का प्रारंभिक अगर कोई चालक का लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो फिर आगे क्या होगा, रेसिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी बात करते हैं।
लिखिएगा, यदि किसी चालक का लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो इसका ये दोनों तो फिक्स है। तो यहाँ देखिए R इक्वल टू रो L बाई ए होता है और R नॉट इक्वल टू रो नॉट L बाई ए, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स है पहले से। ये R है तो यहाँ रो, ये R नॉट है तो रो नॉट। चलिए वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हो जाएगा रो L बाई ए इक्वल टू रो नॉट L बाई ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इससे ये कट गया तो रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हुआ हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। तो हमको मिल गया कि टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो हाँ, अब जो है इसका थोड़ा यूनिट डायमेंशन पर आते हैं। तो R इक्वल टू था R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और रो इक्वल टू हो गया रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ध्यान से देखना है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, प्रतिरोध ताप गुणांक का अल्फा का। तो यहाँ देखिएगा, तो वही चीज़ को इसको तोड़िए चाहे इसको तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ऊपर वाला को ही तोड़ रहे हैं। तो R इक्वल टू R नॉट प्लस R नॉट अल्फा डेल्टा टी, वापस अपने जगह पर जा रहे हैं। हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए तो R नॉट अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू R माइनस R नॉट। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा R माइनस R नॉट बाई R नॉट डेल्टा टी। अब इसका यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हम। अब इसका SI यूनिट यहाँ देखिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं निकल के आएगा भाई। R माइनस R नॉट दोनों रेसिस्टेंस ही है, तो रेसिस्टेंस में से रेसिस्टेंस जाएगा तो रेसिस्टेंस बचेगा, यानी कि इसका क्या होगा ओम। तो हो जाएगा ओम बटा, और R नॉट इसका भी ओम, तो ओम। और टेम्परेचर का क्या होता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन। चलिए केल्विन हम पहले लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस भी लिख देंगे। ओम से ओम कट गया, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज़ पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। आप दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। और चूंकि ये जो है सो फंडामेंटल यूनिट है तो इसका डायमेंशन भी वही हो जाएगा, क्या चीज़ पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और हम देखते हैं इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा एक, देखिएगा 25 डिग्री, लिखेगा 25 डिग्री तापमान पर किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध 50 ओम है। 25 डिग्री तापमान पर किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध 50 ओम है। फुल स्टॉप दीजिएगा, आगे लिखिएगा किस तापमान पर प्रतिरोधक का प्रतिरोध 100 ओम हो जाएगा। किस तापमान का प्रतिरोधक का प्रतिरोध 100 ओम हो जाएगा। आगे लिखिएगा प्रतिरोधक का प्रतिरोध ताप गुणांक चाहे सीधे लिख सकते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक 1.5 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए प्रारंभिक तापमान कितना 25 डिग्री सेल्सियस, अंतिम क्या करना है निकालना है। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना 50 ओम और अंतिम प्रतिरोध कितना 100 ओम। सारा वैल्यू तो दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं R नॉट कितना 50 ओम, R नॉट हो गया 50 ओम। अंतिम प्रतिरोध कितना 100 ओम। प्रारंभिक तापमान कितना 25 डिग्री सेल्सियस, अंतिम तापमान तो हम लोगों को निकालना ही है। और अल्फा का वैल्यू कितना 1.5 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस।
तो चलिए अब वैल्यू इसका फॉर्मूला जो हमारे पास है क्या चीज़ है, R इक्वल टू, इससे पहले का भी फॉर्मूला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से भी उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि फिर से हमको वापस अपने ही जगह पर ले जाना पड़ेगा, पुराना वाला जगह पर ले जाना पड़ेगा। कैसे, देखिए R इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, यहीं से ना फॉर्मूला उसको बनाए थे, तो घुमा के वापस हम रिटर्न ले जा रहे हैं। तो हो जाएगा यहाँ देखिए आर नॉट अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमको वैल्यू किसका, डेल्टा टी यानी कि फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ देखिए आर नॉट, पहले ऐसा कर देते हैं, देखिए डेल्टा टी इक्वल टू आर माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी यानी कि टी माइनस टी नॉट इक्वल टू आर माइनस आर नॉट बाई आर नॉट अल्फा। तो आपको किसका वैल्यू चाहिए, अंतिम तापमान, तो टी इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर नॉट बाई आर नॉट अल्फा अब प्लस टी नॉट। अब क्या करेंगे, बस सीधे वैल्यू पुट कर देना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो T इक्वल टू हो जाएगा आर फाइनल रेसिस्टेंस कितना 100, तो 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 बटा आर नॉट प्रारंभिक कितना 50 गुने अल्फा, अल्फा कितना 1.5 गुने 10 के पावर माइनस 4, 1.5 गुने 10 के पावर माइनस 4 अब प्लस कितना टी नॉट, टी नॉट कितना, टी नॉट हो जाएगा 25। यहाँ पर अगर कहीं नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा, टी नॉट यहाँ पर साइड में लिखे हैं 25। चलिए अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो t इक्वल टू 100 माइनस 50 यानी कि 50 बटा, यहाँ देखिए 50 बटा 5 गुने 1.5, ये ना होगा आर नॉट, हाँ 50 गुने 75, 15 × 5 = 75 यानी कि 7.5 गुने, ये ना हो जाएगा 75, नहीं ये 75 से हो जाएगा 75 गुने 10 के पावर माइनस 4 अब प्लस 25। तो t बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये 5 से कितना होगा 1 और 15, 15 × 5 = 75 और 5 दहाई 50, एक बार और कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2/3, 2/3 का अर्थ हो जाएगा 20, 0.66 गुने 10 के पावर माइनस 10 के पावर ऊपर जाएगा तो प्लस 4 अब प्लस 25। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 0.66 को ऐसा लिख सकते हैं 6600 ये पावर 4 हटा दिए अब प्लस 25 यानी कि अंतिम तापमान हो गया 6625 डिग्री सेल्सियस। यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और अगला क्लास जो होगा सो आप लोगों का कुछ छोटा छोटा टॉपिक सब है, ठीक है। तो आप लोग इसलिए कीजिएगा, मिलते हैं हम अगले क्लास में।